Hello and welcome to Go IS or the Nerd Junction, a channel where knowledge meets fun. Today we are starting with Sociology Optional Unit 4, Paper 1, which is Sociological Thinkers. In this video, we'll be dealing with Part A of Unit 4 और उसका भी Part 1. तो Unit 4 का Part A जो है, it is Karl Marx, ठीक है? सो वी स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट थिंकर जो है कार्ल मार्क्स. उनकी दो पार्ट्स, उनकी थ्योरीज के कुछ एस्पेक्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. एक थ्योरी उनकी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की और एक हिज थ्योरी ऑन मोड ऑफ प्रोडक्शन विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. सो विदाउट डिलेइंग दिस लेट्स क्विकली स्टार्ट. अब देखो, ये जो हैंड आउट है एज यूजुअल इट इज़ अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल, द लिंक टू विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. आप वहाँ से जाकर इस चैनल पे से यू कैन डाउनलोड दिस हैंड आउट. इट इज़ अवेलेबल इन A4 शीट फॉर्मेट जिससे आप उसका इजीली प्रिंट निकाल सकें. चलिए स्टार्ट करते हैं. अब देखो, यहाँ इस वीडियो को लाने में भी थोड़ा डिले हुआ. दैट इज़ फॉर द रीज़न दैट मेनी ऑफ यू रिक्वेस्टेड कि प्लीज़ थिंकर्स डिटेल में करवाना, कवर एटलीस्ट एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी आस्क्ड. तो आई हैव ट्राइड टू डू दैट एंड मोर. तुमसे जो भी PYQs हैं वो तो बन ही जाएंगे अगर ये कर लोगे तो. यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऐसे भी क्वेश्चंस जो आज तक नहीं आए मे बी, एंड यू कैन राइट बेटर आंसर्स बिकॉज आई विल ट्राई टू गिव यू अ मोर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग. बट अगेन आई जस्ट पुट इट एज अ डिस्क्लेमर हियर, दिस इज़ नॉट अ कॉम्प्रहेंसिव कोर्स. मैं हर एक चीज़ को उस डिटेल में नहीं पढ़ा सकती, पर हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं वो तुमको एकदम क्लियर होंगे. एग्जाम में लिखना क्या है वो भी तुमको क्लियर होगा. और जो एक बार के लिए जो चीज़ें क्या रिवाइज करोगे, एंड में क्या हैंड आउट बच रहा है वो भी तुम्हारे पास रेडी होगा. एंड यू कैन जस्ट ओपन दिस हैंड आउट एंड रिवाइज एवरी. टू मेक योर जॉब ईजियर कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मैंने एक रिसोर्सेज का लिस्ट प्रोवाइड करा है टॉपिक वाइज. क्या रिसोर्स रेफ़र करना है, कौन सा पेज नंबर, कौन सी बुक का, कौन से नोट्स का रेफ़र करना है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक आई हैव प्रोवाइडेड टॉपिक वाइज. And it is available on my Telegram channel again, the link to which is again in the description below. The resource list is updated after completion of a particular unit. तो जैसे कि यूनिट 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं तो वहाँ तक जो रिसोर्स लिस्ट है वो अवेलेबल है. आफ्टर वी आर डन विद यूनिट 4 इसका भी रिसोर्स लिस्ट विल बी मेड अवेलेबल. चलो लेट अस स्टार्ट विद हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, कार्ल मार्क्स का पहला कॉन्सेप्ट. देखो, ये कहानी मैं ऐसे भी बता सकती हूँ, लेकिन बिकॉज ये एक थ्योरी है इसको समझने के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर हम एक स्टोरी में डेल्व करें. तो दिस स्टोरी यू डोंट हैव टू राइट इन एग्जाम, यू शुड नॉट राइट इन एग्जाम. कॉन्सेप्ट समझने की चीज़ है, पर हमें समझ में कब अच्छे से आएगा जब हम देखें कि मार्क्स किस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में या फिर उनकी सोसाइटी की क्या हालत थी जब उन्होंने इस तरीके की थ्योरी प्रपोज करी. Now, just listen to my story. Focus on my words. That is it. Keep your pen down, keep your copy down. Just focus on my words. Now, in a small village, there lived a father who was a farmer. His name was Ram. Ram farming पे rely करता था to make his ends meet. Life difficult थी और hardships ऐसी थी कि लगता था कि कभी ख़त्म ही नहीं होंगी. राम बहुत मेहनत करता, दिन के बाद दिन आता लेकिन वो मेहनत करते जाता. बट इट ऑलवेज सीम्ड दैट द फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर, अब याद रखना मैं जिन वर्ड्स पे फोकस कर रही हूँ वो बस लिखना नहीं पर याद रखना. द फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर सीम टू स्लिप थ्रू हिज फिंगर्स. वो जो मेहनत करता था उसका फल उसको नहीं मिलता था, हमेशा उसको ऐसा लगता था. ही वॉच्ड एज द फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर वर टेकन अवे बाय लैंडलॉर्ड्स. क्योंकि अभी क्या सिस्टम चल रहा था, फ्यूडलिज्म का. फ्यूडलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, लैंड. जिसके पास लैंड वो मालिक और वो सब लोगों से काम करवाता था. तो ही वॉच्ड एज द फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर वर टेकन अवे बाय लैंडलॉर्ड्स. नाउ दिस लेफ्ट हिज फैमिली एंड हिम विद बेयरली इनफ टू सर्वाइव. इट वॉज बेसिकली अ सिस्टम, feudalism was basically a system that seemed designed to keep him
and his fellow farmers in perpetual poverty. अब एक दिन राम heard whispers of a new way of life. उसको लगा कि वो ये पुरानी जिंदगी छोड़ के एक नई जिंदगी की तरफ जाएगा. He will escape the clutches of poverty. अब इस नई तरह की दुनिया का नाम था द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. This was a time when machines and factories were transforming the world. The promise of a better future took Ram towards these factories, towards the city, and he left his village behind. जब वो फैक्ट्री पहुंचा तो राम को पता चला कि there were a lot of workers like him who were working there and they all strive for a better life. पर रियलिटी बहुत हार्श होती है. उसको रियलाइज़ हुआ कि पहले जब लैंड इम्पॉर्टेंट था, अब यही जो अमीर लोग थे, इन लोगों ने कैपिटल मतलब मशीनरीज, टूल्स, इन सब को खरीद लिया, फैक्ट्रीज खरीद ली और इन्हीं लोगों ने अब दोबारा कब्जा कर लिया. और ये लोग अब लैंडलॉर्ड से बेसिकली इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कैपिटलिस्ट में, जिनको हम बुर्जुआजी भी बोलते हैं. बुर्जुआजी, ठीक है. एंड दे ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. दैट इज वाई दे हेल्ड द पावर एंड वेल्थ. द प्रोलेटेरिएट जो कि वर्कर क्लास है, जैसे कि राम, दे अगेन फेस्ड ग्रोलिंग लेबर एंड पॉवर्टी. ये तो ऐसा सिस्टम था जो कि लगता था कि इनहेरेंटली अनफेयर है. हाउ विल यू एवर एस्केप द क्लचेस ऑफ पॉवर्टी दिस वे? It was during this time that Ram discovered the writings of Karl Marx. अब मार्क्स एक ऐसा थिंकर था who dared to question the prevailing order. He was influenced by the dialectical philosophy of Hegel. Hegel क्या बोलता था? He explained the interplay of contradictions leading to historical change. अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली मार्क्स अंडरस्टूड, या फिर मार्क्स ने हीगल से क्या समझा कि चेंज कम्स थ्रू द क्लैश ऑफ अपोजिंग फोर्सेस. दो अपोजिंग फोर्सेस का क्लैश होता है और फिर चेंज आता है. जो थीसिस होती है, इट रिप्रेजेंट्स द एग्जिस्टिंग आइडिया और सोशल कंडीशन, वाइल द एंटी थीसिस इट इमर्जेस एज अ काउंटर पोजिशन और बेसिकली contradiction to the thesis. So the antithesis is challenging the status quo, which is the thesis. अब इस क्लैश से, thesis और antithesis के क्लैश से एक synthesis फॉर्म होता है which incorporates the elements from both sides. अब इसका मतलब क्या है? तो अगर तुम एग्जाम्पल लूँ इसका, तो सपोज करो विमेंस सफरेज मूवमेंट देखते हैं. विमेंस सफरेज मूवमेंट, थीसिस क्या है यहाँ पे? थीसिस ये हो जाएगा कि ओनली मैन आर अलाउड टू वोट. ये थीसिस है, यही स्टेटस कोड है. स्टेटस को यही है, स्टेटस को जो प्रेजेंट स्टेटस है, स्टेटस को यही है कि ओनली मैन आर अलाउड टू वोट. एंटी थीसिस क्या हुआ? एंटी थीसिस ये होगा जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी होगी, जो कॉन्ट्राडिक्टिंग पार्टी होगी. इधर विमेन कॉन्ट्राडिक्टिंग पार्टी है, वो बोलती हैं कि नहीं, हमको भी वोट करना है, वी ऑल्सो वॉन्ट द राइट टू वोट. सिंथेसिस होके क्या हुआ? वी मूव टूवर्ड्स अ न्यू एरिया वेयर विमेन वर अलाउड टू वोट. तो विमेन सफरेज मूवमेंट, जिसके अंदर एक थीसिस था, एक एंटी थीसिस था, इनका क्लैश हुआ तो अ न्यू आइडिया वॉज बॉर्न, जिसे हम सिंथेसिस बोलते हैं. दैट वॉज वॉट द आइडिया ऑफ हीगल डायलेक्टिक वॉज. अब हीगल की डायलेक्टिक से मार्क्स इन्फ्लुएंस थे. कैसे थे वो हम पढ़ेंगे, लेकिन क्या क्या आइडियाज थे जिनसे वो इन्फ्लुएंस थे, पहले वो जान लेते हैं. नेक्स्ट, he was influenced by Feuerbach's materialism. Feuerbach argued for a materialistic understanding of reality. He emphasized the importance of human sensuous activity. उन्होंने क्या बोला? बेसिकली हम रियलिटी को आइडियाज़ के फॉर्म में नहीं समझे, हम रियलिटी को इकोनॉमिक एंगल से देखें, हम रियलिटी को मटीरियलिस्टिक एंगल से देखें. क्यों? क्योंकि हमेशा यही तो देखा है, उसने भी यही देखा कि जिसके पास रिसोर्सेज होती है, तुमने नया वादा तो किया कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, पर मैं तो गरीब का गरीब ही रह गया. तो बेसिकली हम आइडियाज़ को नहीं देखें, हम मटेरियल कंडीशंस को देखें
और उसके बेसिस पे हम रियलिटी डिटरमाइन करें। इन्होंने ही एक आइडिया दिया ह्यूमन एलिनेशन का। इन्होंने यही बोला कि व्हेन इंडिविजुअल्स बिकम estranged फ्रॉम देयर ओन ह्यूमन एसेंस, देयर क्रिएटिविटी एंड सोशल रिलेशंस, बेसिकली हमारा खुद का ह्यूमन एसेंस कैसे, क्योंकि हमने जो काम किया, हमने जो लेबर करा, उसका जो फ्रूट है वो तो या तो लैंडलॉर्ड को मिल रहा था और बाद में कैपिटलिस्ट को मिल रहा था। तो हम हमारी खुद की मेहनत से, हमारी खुद की क्रिएटिविटी से, हमारे खुद के सोशल रिलेशन से दूर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द मटीरियल कंडीशंस एंड सोशल स्ट्रक्चर्स जो कि फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म रहा है। इट विल लिमिट ह्यूमन फ्रीडम एंड फुलफिलमेंट। इन्होंने बात करी ह्यूमन इमेंसिपेशन की। इन्होंने बोला कि हमारा एम क्या है कि हम ह्यूमन इमेंसिपेशन करा पाएँ। कैसे? इमेंसिपेशन क्या होता है? फ्रीडम। कैसे? बाय रिकग्नाइजिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द मटीरियल कंडीशंस दैट कॉजेज सच एलिनेशन। तो बेसिकली यही तो चीज़ हुई कि तुम रिकग्नाइज करोगे कि हाँ ये इशू है, उसके अगेंस्ट एक एक्शन लोगे एंड देन यू विल चेंज द स्टेटस को। लेकिन इनका आइडिया डिफरेंट, जो हीगल के थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस से डिफरेंट कैसे है? ही फोकसेस ऑन मटीरियलिज्म एंड नॉट ऑन आइडियलिज्म। उन्होंने यही बोला, हम वर्ड्स पे फोकस नहीं करेंगे कि क्या अब फ्यूडलिज्म हो गया, नहीं अब और अच्छा हो गया, अब तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया। ये सब सिर्फ आइडियाज़ हैं। जो बेसिक मटीरियल रियलिटी है वो तो सेम ही है। अभी भी अमीर तो अमीर ही है और गरीब गरीब ही है, और बाद में भी जब स्ट्रक्चर बदला तब भी वही अमीर और वही गरीब रहे हैं। तो हम उस पर फोकस करेंगे। द थर्ड इन्फ्लुएंस ऑन मार्क्स वॉज द फ्रेंच सोशलिस्ट। इनके नाम दे रखे हैं, यू कैन रिमेंबर दिस इफ यूड लाइक। तो आई होप कि इससे एक बार एक बेसिक सी स्टोरी समझ में आई हो। नाउ वी विल हैव एन ईजियर जॉब एट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स फर्दर। अब देखो, पहले मैं मार्क्स और हीगल के बीच में एक डिफरेंस बता देती हूँ। मार्क्स इन्फ्लुएंस हुए हैं डेफिनेटली उस आइडिया से, हीगल के आइडिया से, लेकिन मार्क्स हीगल से अलग कैसे हैं? देखो, मार्क्स भी एक मटीरियलिस्टिक फाउंडेशन में बिलीव करते हैं, एक आइडियलिस्ट आइडियलिज्म में नहीं। अब ये पॉइंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ फ्यूरबैक और हीगल के डिफ्रेंसिएशन में, तो वो सेम पॉइंट है। ही बिलीव्ड इन द डायलेक्टिक्स ऑफ क्लास स्ट्रगल वर्सेस डायलेक्टिक्स ऑफ आइडियाज। वही चीज़ कि हमारा आइडिया जो है हीगल का था, इट विल फोकस ऑन द इवोल्यूशन ऑफ आइडियाज एंड द क्लैश ऑफ कॉन्सेप्ट्स बेसिकली। लेकिन मार्क्स बोलता है कि डायलेक्टिक्स इसके अंदर किसका है? क्लास स्ट्रगल है, मतलब रिच वर्सेस पुअर का स्ट्रगल है, नॉट द आइडियाज़ का स्ट्रगल। आइडिया तो बदल गए हैं, नाम ही तो बदल रहे हो तुम, ठीक है, लेकिन वी आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन आइडियाज़, वी आर फोकसिंग ऑन द क्लासेस दैट रिमेन्स। और क्लासेस हमेशा दो ही होती हैं, जिनके पास होता है और जिनके पास नहीं होता है। थर्ड, हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन वर्सेस हिस्टोरिकल रिग्रेशन। हिगेलियन डायलेक्टिक्स जो थी, इट टॉक्स अबाउट अ लीनियर प्रोग्रेशन ऑफ हिस्ट्री। लेकिन जो मार्क्सियन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म था, वो ये बोलता है कि ज़रूरी नहीं है लीनियर हो, बट इट इज़ रादर अ रिजल्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल्स, जो कि बोथ पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो जबकि हीगल ऐसे बोलता था कि सोसाइटी हमेशा ऐसे ग्रो करती है, इवॉल्व करती है, इट इज़ लीनियर एंड इट इज़ ग्रोइंग, मार्क्स बोलता है कि ज़रूरी नहीं है लीनियर हो सकता है ऐसे 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 चले जाए, हो सकता है यूँ जा रही हो सोसाइटी, हो सकता है यूँ जा रही हो सोसाइटी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट ऑफ द क्लास स्ट्रगल्स। क्लासेस कौन सी? हैव्स एंड हैव्स नॉट, रिच वर्सेस पुअर, ठीक है। फोर्थ डिफरेंस क्या है? कॉन्क्रीट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट वर्सेस यूनिवर्सल आइडियाज़। अब जो मार्क्सियन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म था, वो तो ऑब्वियसली एम्फेसाइज करता है ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री इन इट्स स्पेसिफिक कॉन्क्रीट कॉन्टेक्स्ट। हम एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल आइडियाज़ अब नहीं अप्लाई कर सकते, हमको उस समय का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा और उस हिसाब से उस टाइम के लिए एक थ्योरी निकालनी पड़ेगी। सोशल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक बेस वर्सेस स्पिरिट एंड माइंड। ऑब्वियसली बात है, हीगल वॉज टॉकिंग अबाउट स्पिरिट एंड माइंड एंड मार्क्स वॉज टॉकिंग अबाउट अ सोशल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक बेस। Class exploitation versus alienation. While Hegelian dialectics may explore alienation as a philosophical concept, Marxian historical materialism delves into the concrete reality of class exploitation and alienation experienced by the working class. तो हम we are not talking about a philosophical concept at all, ठीक है।
We are talking about the concrete reality of class exploitation. The seventh point is the concrete social change versus abstract ideas of progress and contemplation. मार्क्स तो बोलता है कि हमको एक कॉन्क्रीट सोशल चेंज लाना पड़ेगा, जो थीसिस और एंटी थीसिस क्लैश होएगी, उसके बाद एक चेंज आएगा. वो ही टॉक्स अबाउट मूविंग टूवर्ड्स सोशलिज्म, जो कि टेम्परेरी होगा, एंड देन कम्युनिज्म, जो कि बाद में परमानेंट स्टेज आएगा. कम्युनिज्म के अंदर इट विल बी अ क्लासलेस सोसाइटी, ठीक है, वेयर एवरीबडी विल बी इक्वल एक तरीके से. तो ही टॉक्स अबाउट अ यूटोपिया बेसिकली, एंड ही टॉक्स अबाउट टेकिंग कॉन्क्रीट स्टेप्स टू मेक दिस सोशल चेंज हैपन. लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की बात कर रहे हैं ऑफ प्रोग्रेस या कंटेम्पलेशन. जैसे कि हम लैंड से आ गए फैक्ट्रीज पे, दिस इज प्रोग्रेस, राइट. आइडिया का चेंज हुआ है, पर क्या रियल सोशल चेंज, कॉन्क्रीट सोशल चेंज हमको दिख रहा है? नहीं. तो अब ये चीज समझना कितना आसान हो गया इफ यू रिमेंबर राम का स्टोरी, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इमर्जेंस ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म. बेसिकली हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म में दो शब्द हैं, हिस्टोरिकल एंड मटीरियलिज्म. मटीरियलिज्म गेस करो किससे इंस्पायर्ड होगा. हमने तीन लोग देखे हैं. हमने देखा हीगल, हमने देखा फ्यूरबैक, और हमने देखा द थर्ड वन इज फ्रेंच थिंकर्स. किससे लग रहा है तुमको, किससे इन्फ्लुएंस्ड होगा मटीरियलिज्म? फ्यूरबैक, बिकॉज ही टॉक्ड अबाउट द आइडिया ऑफ मटीरियलिज्म. और हिस्टोरिकल एनालिसिस मतलब हम थ्रू आउट हिस्ट्री इवेंट्स को ट्रेस कर रहे हैं, ये किसका आइडिया था? हीगल का. तो उसने दोनों की थियोरी मिलाई मार्क्स ने, एंड ही मेड द थियोरी ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म. बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री कैन बी अंडरस्टूड थ्रू डायनेमिक्स ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ MOP मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शन. देखो मोड ऑफ प्रोडक्शन एग्जैक्टली क्या है ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन MOP का अभी मतलब समझना है तो मोड को हिंदी में बोलते हैं तरीका, राइट. हिंदी में लिख देती हूँ तरीका. तो तरीका क्या है प्रोडक्शन का, वो कैसे बदला और वो किसके हाथ में है, यही तो डिटरमाइन करेगा कि कौन पावरफुल होगा और कौन नॉट सो पावरफुल होगा, ठीक है. तो हम इसको थ्रू आउट हिस्ट्री ट्रेस करेंगे कि क्या मोड ऑफ प्रोडक्शन इस टाइम था, क्या इस टाइम था, क्या इस टाइम था, कैसे ये ट्रांसफॉर्म हुआ, और इसकी वजह से कौन पावरफुल रहा और कौन नॉट सो पावरफुल रहा, ठीक है. एंड वी आर डूइंग इट इन अ मटीरियलिस्टिक मैनर, राइट. वी आर ट्रेसिंग द मटीरियलिस्टिक चेंजेस थ्रू आउट द हिस्ट्री, इसलिए ही हमने इसे बोला है हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म. अब इसके चार पार्ट्स हैं. फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द मटीरियल कंडीशन एंड बेस सुपरस्ट्रक्चर. देखो मटीरियल कंडीशंस ऑफ सोसाइटी जैसे कि mode of production forms the economic base upon which the social and political superstructure is built. जो भी एक सोसाइटी की, जैसे सपोज करो अपन फ्यूडलिज्म की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे लैंड इंपॉर्टेंट था, राइट. द मोड ऑफ प्रोडक्शन वॉज मेजरली लैंड. तो लैंड फॉर्म द इकोनॉमिक बेस अपॉन विच द सोशल एंड पॉलिटिकल सुपरस्ट्रक्चर इज बिल्ड. अब इसी के ऊपर ही सोशल पॉलिटिकल, जिसके पास लैंड है वो पावरफुल हुआ, उसी के पास ज़्यादा पावर हुई, और उसी की बात सोशल प्रेस्टीज भी उसके पास ज़्यादा हुआ, सोशल हायरार्की में उसकी रैंकिंग भी ज़्यादा हुई. तो इसी के ऊपर जो हमारा बेस है, इकोनॉमिक बेस, उसी के ऊपर सोशल और पॉलिटिकल सुपरस्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है. बेसिकली सुपरस्ट्रक्चर होता क्या है? सुपरस्ट्रक्चर आर इंस्टीट्यूशंस विच आर मेड so that the dominant ideology remains dominant. बहुत ध्यान से सुनो. सुपरस्ट्रक्चर अभी डेफिनेशन लिखने की नहीं है, याद करने की नहीं है, बस समझने की है. और इसको ये होते क्या है एग्जैक्टली, ये चीज़ हम और डिटेल में पढ़ेंगे, उसका टेंशन मत करो, बस समझो बेसिक. सुपरस्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली इंस्टीट्यूशंस. हम क्या करते हैं, हम गरीब लोगों में से ही कुछ लोगों को उठाया, ठीक है. वी पिक्ड सम पीपल, जो पुअर लोग बहुत ज़्यादा हैं, रिच लोग बहुत कम हैं, ठीक है. रिच लोगों ने गरीब लोगों में से कुछ लोगों को उठाया और यहाँ पे सुपरस्ट्रक्चर में बिठा दिया. जैसे कि ब्यूरोक्रेसी हो गई, पुलिस हो गई, उनको कुछ पावर्स दे दी जिससे वो लोग हमसे दबे रहें, लाइक वो रिच से दबे रहेंगे और गरीबों को दबाए रखेंगे. तो इनको उठने नहीं देंगे और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश नहीं करेंगे रिच तक, पर उम्मीद ज़रूर रहेगी उनके पास कि क्या पता हम कभी वहाँ पहुँच पाएंगे. सो दैट इज़ व्हाट सुपरस्ट्रक्चर इज़. अब जो बेस होता है, द इकोनॉमिक बेस, ठीक है,
जिसको मैं मोड ऑफ प्रोडक्शन भी बोल रही हूँ, विच फॉर्म्स द इकोनॉमिक बेस। मोड ऑफ प्रोडक्शन में दो चीज़ें होती हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन में दो चीज़ें होती हैं। तरीका ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, कैसे प्रोड्यूस हो रही है कोई भी चीज़, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक होता है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। फोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ, किस तरीके से तुम प्रोड्यूस कर रहे हो, टेक्नोलॉजी क्या है, लेबर क्या है, रिसोर्सेज क्या लग रही हैं उस वक्त, ये हो गया तुम्हारे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, क्या यूज़ करके रिसोर्सेज प्रोड्यूस करे जा रही हैं। रिलेशनल प्रोडक्शन क्या हुआ, क्लास के बीच में रिलेशंस, जैसे कि हमने देखा बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट के बीच में जो रिलेशन है कैपिटलिज्म वाले मोड ऑफ प्रोडक्शन में, वो हो गया रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, क्या रिलेशन है, बुर्जुआ पावरफुल होते हैं, दे ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, while the proletariat, the worker class, they do not own the means of production and they work for the bourgeois. क्यों, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट चाहिए and they work in exchange of wages, right? चलो, now let's talk about class struggle and historical change. क्लास स्ट्रगल को मार्क्स ने बोला है इट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड सोशल चेंज थ्रू आउट हिस्ट्री। क्लास स्ट्रगल समझते हो, अब क्लासेस तो समझ में आनी चाहिए, दो कौन सी है, बुर्जुआसी प्रोलेटेरिएट। हम क्योंकि कैपिटलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि मार्क्स ने मेजरली कैपिटलिज्म को एनालाइज करा था। ठीक है, उन्होंने कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन को, कैपिटलिस्ट एमओपी को एनालाइज करा था। तो क्लास स्ट्रगल एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड सोशल चेंज थ्रू आउट हिस्ट्री। Societies have been divided into antagonistic classes with conflicting interests arising from the contradictions within MOP. Contradictions क्या होंगे MOP के बीच में, किसी के पास होंगे रिसोर्सेस, किसी के पास नहीं होंगे, इनके बीच में क्लैश होगा, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, सेम कॉन्सेप्ट रिपीटेड। MOP एंड सोशल एवोल्यूशन। MOP अब समझ में आना चाहिए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, पर एग्जाम में प्लीज MOP मत लिखाना, हमेशा फुल लिखना मोड ऑफ प्रोडक्शन, नेवर राइट MOP, इसके बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। डिफरेंट MOP दैट कॉरिस्पॉन्ड टू डिस्टिंक्ट हिस्टोरिकल इपॉक्स। अब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इसका भी बात करेगा, एक तो ये बात करता है कि हाँ भाई मटेरियल कंडीशंस और बेस्ड सुपर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है थ्रू आउट सोसाइटी जो अलग अलग होता है, डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है, तो हर वही इसने जो कि बोला कि डिस्टिंक्ट हिस्टोरिकल इपॉक्स में डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन रहा है, जैसे कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म, ये अलग अलग मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फिर आया स्लेव सोसाइटीज, उसके बाद आया फ्यूडलिज्म, उसके बाद आया कैपिटलिज्म, उसके बाद मार्क्स बोलते हैं कि फिफ्थ मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा सोशलिज्म, और जो कि टेम्परेरी होगा, विच विल लेटर ऑन टर्न इनटू कम्युनिज्म। हर एक मोड ऑफ प्रोडक्शन की अपनी स्पेसिफिक रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन होंगे, जैसे कि अगर हम इसका देखें, वी टॉकिंग अबाउट द स्लेव सोसाइटी, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक मास्टर हुआ, एक स्लेव हुआ, राइट। तो अलग अलग रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन दिख रहे हैं ना, यहाँ पे मास्टर स्लेव है, कैपिटलिस्ट में देख लिया जैसे बुर्जुआजी है और प्रोलेटेरिएट है, सो वी हैव डिफरेंट रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन फॉर डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन। देन लेटर ऑन ट्रांजिशन टू कम्युनिज्म हो जाएगा, जो कि मार्क्स ने बोला था। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्योंकि मार्क्स की थ्योरी है, तो मैंने जैसे बताया मार्क्स ने बोला कि बाद में ये 4 स्टेजेस के बाद, 4 मोड ऑफ प्रोडक्शन के बाद एक 5वां आएगा, जहाँ पे वी विल शिफ्ट फ्रॉम कैपिटलिज्म टू कम्युनिज्म, विच इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। इनके हिसाब से अब देखो, इस हैंडआउट के अंदर मैंने कहीं पर भी इन थ्योरी के क्रिटिसिज्म नहीं दिए, ऐसा नहीं मैं दे नहीं सकती थी, मैंने इस हैंडआउट में नहीं दिए, अगले हैंडआउट में कवर होंगे, बट वाई हैवंट आई गिवन इट इन दिस हैंडआउट, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू फाइंड द क्रिटिसिज्म। अब देखो हिंट भी दे रही हूँ, यू नीड टू फाइंड द क्रिटिसिज्म, राइट, यू नीड टू फाइंड द क्रिटिसिज्म, कहीं मिलेगा यहीं पे, ये सारी थ्योरीज की क्रिटिसिज्म तुम्हें इन्हीं पॉइंट से मिलेंगे, ठीक है। पर सोचो, जो ये बोल रहा है, क्या अल्टीमेट गोल अगर कोई चीज़ हो जाए तो उसके बाद रुक जाएगा सोसाइटी प्रोग्रेस करना, उसके बाद इज देयर नो प्रोग्रेस दैट अ सोसाइटी कैन मेक, मतलब हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन रुक जाना चाहिए आफ्टर दिस पॉइंट, राइट। उसके बाद सब लोग ऐसे ही तो हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये सोचने की बात है, इस पर तुम सोचोगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया था मेरे दिमाग में और मैंने इस पर रिसर्च भी करा। मेरे को एक चीज़ बताओ, तुमको लगता है तुम्हारे क्या इस पे व्यूज़ हैं, जस्ट राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। पहला होमवर्क तो ये है कि यू विल फाइंड द क्रिटिसिज्म ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का थ्योरी, प्लीज़ ये होमवर्क करना। सेकेंड होमवर्क ये है, ये होमवर्क नहीं है, इफ़ यू वॉन्ट टू यू कैन। व्हाट डू यू थिंक दैट बॉलीवुड इज एंटी कैपिटलिस्टिक?
वो ज़्यादा सोशल एंगल पे फोकस करता है, या फिर यू थिंक दैट बॉलीवुड इज प्रो कैपिटलिस्टिक, वो कैपिटलिस्टिक आइडियाज पे ज़्यादा फोकस करता है. दिस इज नॉट रिलेटेड टू एग्जाम, दिस इज जस्ट टू मेक यू थिंक कि तुम इन्हें कि अपनी लाइफ में रोज़ाना सोचते सोचते कितनी जगह इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो. चलो अब मार्क्स का हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं टू द आइडिया ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म. पहला था क्लास कॉन्शियसनेस एंड एलिनेशन. अच्छा, राम की स्टोरी याद है? राम को अचानक से रियलाइज़ हुआ कि ये सिस्टम तो इनहेरेंटली अनफेयर है, मुझे तो गरीब ही रख रहा है. उसने जब बाकी वर्कर से बात करी तो आपस में सब में ये कॉन्शियसनेस आई. इसी को बोलते हैं क्लास कॉन्शियसनेस. क्लास, मेरा प्रोलेटेरिएट क्लास है और मेरे अंदर ये कॉन्शियसनेस आई दैट आई एम बीइंग एक्सप्लॉइटेड. तो बेसिकली इट इज़ द अवेयरनेस अमंग मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर सोशल क्लास regarding their shared interests and their contradictions inherent in capitalist society. मार्क्स ने आर्ग्यू किया कि प्रोलेटेरिएट थ्रू क्लास कॉन्शियसनेस वुड रिकग्नाइज देयर एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑर्गेनाइज फॉर रिवॉल्यूशनरी चेंज. वो देखना है, मार्क्स ने बोला दे विल ऑर्गेनाइज फॉर रिवॉल्यूशनरी चेंज, दे विल चेंज द सिस्टम एंड दे विल ब्रिंग फोर्थ अ न्यू सिस्टम, अ न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन विच इज सोशलिज्म, जो कि टेम्परेरी होगा, एंड देन कम्युनिज्म विच विल बी अ परमानेंट एंड फाइनल स्टेज, जो कि फाइनल गोल है ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म. अच्छा, क्लास कॉन्शियसनेस भी दो तरीके की है. एक है हमारी फॉल्स कॉन्शियसनेस, एक है हमारी ट्रू कॉन्शियसनेस. सुपर स्ट्रक्चर याद है? रिच लोगों ने, बहुत सारे गरीब हैं, रिच बहुत कम है, उन्होंने गरीबों से कुछ लोगों को उठा के यहाँ पे बैठा दिया. अब इनको लग रहा है कि हाँ इनकी तरक्की हुई है, पर इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि बस इनको इधर इसलिए बैठाया गया है जिससे गरीबों को गरीब रखा जा सके और ये लोग अपनी सुपीरियरिटी, अपना डोमिनेंस मेंटेन कर सके. ये जो कॉन्शियसनेस इस सुपर स्ट्रक्चर को आई है ये फॉल्स है. और ये जो राम को हुई कॉन्शियसनेस कि हम एक सिस्टम का शिकार हैं, वो कॉन्शियसनेस ट्रू कॉन्शियसनेस है. अब इसका डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट्स मैं सब कुछ दूंगी, उसका टेंशन मत करो. अगर मैं कुछ बोल रही हूँ उसे समझ लो. और बहुत सारी चीज़ें मैं आम शब्दों में बोल के समझाती हूँ जबकि यहाँ पर प्रॉपरली लिखा होता है. उसका एक कारण है. ये तुम पढ़ लोगे और तुम समझ भी जाओगे अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता होगा तो. माई जॉब इज़ टू मेक योर जॉब ईजियर, नॉट टू रीड एवरीथिंग फॉर यू, नॉट टू स्पून फीड थिंग्स टू यू. बच्चे तो नहीं हो, समझ तो जाओगे. ठीक है, चलो लेट्स टॉक अबाउट क्लास कॉन्शियसनेस. एक तो यह है, और एलिनेशन. हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म के थ्रू ही जो मार्क्स का योगदान था इस थ्योरी में वो था एलिनेशन का. एलिनेशन अब बढ़ चुके हैं, ये एग्जैक्टली वही चीज़ रिपीटेड है. अगेन हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म एंड क्लास स्ट्रगल, ये भी यही चीज़ है, सेम, डन. द थर्ड थिंग इज इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म. अच्छा, अब इसका मतलब तो समझ ही पा रहे हो. इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, इकोनॉमी डिटरमाइन कर रही है सारी चीज़ें. रियलिटी हमारी इकोनॉमिक इन नेचर है, मटीरियलिस्टिक रियलिटी है. किससे इंस्पायर्ड हुआ? फ्यूरबैक से. ठीक है. द रोल ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स इन शेपिंग सोशल रिलेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म सजेस्ट दैट द डोमिनेंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिटरमाइंस द कैरेक्टर ऑफ सोशल लाइफ, इंक्लूडिंग क्या आइडियोलॉजीज होंगे, क्या लॉज होंगे, क्या सोशल नॉर्म्स होंगे. ये सब डिटरमाइन कौन करता है? जो डोमिनेंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उस वक्त प्रिवेल कर रहा होता है, चाहे से वो कैपिटलिज्म हो, चाहे से वो फ्यूडलिज्म हो, चाहे से वो स्लेव सोसाइटी हो. जो भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डोमिनेंट है और जो प्रिवेल कर रहा है उसी की बेसिस पे सारी आइडियोलॉजीज, लॉज और सोशल नॉर्म्स डिटरमाइन होते हैं. ये आइडिया भी मार्क्स ने दिया. ऑब्वियसली ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट थिंकर्स जो हम पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एंगल्स, जो मार्क्स के क्लोज एसोसिएट थे. फर्स्टली ही टॉक्ड अबाउट द रोल ऑफ फैमिली इन प्राइवेट प्रॉपर्टी. अब एंगल्स की बुक है, देखो मैंने जगह जगह बुक्स मेंशन कर रखी है, ऊपर भी देखी होंगी. मैं इनको मेंशन इसलिए यहाँ पे नहीं करती क्योंकि ये तुम खुद पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो. दिस इज नथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड बट यू नीड टू रिमेंबर. ये मत समझना कि मैं मेंशन नहीं करी मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है. एनीथिंग दैट आई एम गिविंग इन द हैंड आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट मिस इट. एक एक वर्ड इस हैंड आउट का याद होना चाहिए. अगर तुम ये बेसिक, मतलब मैं इतना छोटा करके मटेरियल दे रही हूँ, ये भी याद नहीं कर रहे हो तो इससे ज़्यादा बेयर मिनिमम कुछ नहीं हो सकता है. यू नीड टू रिमेंबर दिस. देखो एंगल्स ने क्या बोला? ही एग्जामिन्ड द ओरिजिन्स ऑफ पेट्रियार्कल फैमिली. पेट्रियार्की, ठीक है, पेट्रियार्की. मोनार्क पता है? अब बताओ पेट्रियार्क क्या होता है? गेस करो. अगर नहीं भी आता है, पेट्रियार्की तुमने सुना भी नहीं हो टर्म, वैसे तो सुना होना चाहिए, बट व्हाट इज अ पेट्रियार्क? यू विल टेल फ्रॉम अ मोनार्क, ओलिगार्क, ऐसे पेट्रियार्क. अब बता दो क्या होता है. ठीक है.
आर्क मतलब होता है रूल, ये तो सबको पता है. पेट्री एक रूट वर्ड है जो बहुत ईजी है यार, कोई भी बता दो, राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. ठीक है. उन्होंने एग्जामिन किया द ओरिजिन्स ऑफ पेट्रियार्कल फैमिली एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड ही कनेक्टेड देम टू द इमर्जेंस ऑफ क्लास सोसाइटी. सो ही स्टडीड कि कैसे पेट्रियार्की का जो ओरिजिन है वो हम ट्रेस कर सकते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के ओरिजिन से. जब से प्राइवेट प्रॉपर्टी आई तभी से पेट्रियार्की आई. ठीक है. एंड ही फाउंड अ इंटरकनेक्शन बिटवीन देम. अगेन अनदर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हिज इज डायलेक्टिक्स ऑफ नेचर. अब डायलेक्टिक्स क्या था, हम पढ़ चुके हैं. एक मेथड ऑफ रीजनिंग है जिसके अंदर हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर कर रहे हैं, स्टेटस को भी, कॉन्ट्राडिक्टरी भी, और इनके बीच का स्ट्रगल भी. एंड ही अप्लाइड दिस आइडिया टू द नेचुरल वर्ल्ड. उन्होंने बोला कि इंसान, जो डायलेक्टिक्स का आइडिया है वो सिर्फ एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे अप्लाई करें ज़रूरी नहीं है. ठीक है. वी कैन ऑल्सो अप्लाई टू द नेचुरल वर्ल्ड. इन्हीं की वजह से आइडिया आया ऑफ द डायलेक्टिक्स बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट. ह्यूमन और एनवायरनमेंट के डायलेक्टिक्स की वजह से ही तो चीज़ें, देखो एक साइड पार्टी ह्यूमन है, एक साइड एनवायरनमेंट है. ह्यूमन बोलेगा रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करो, एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आएगा तो एनवायरनमेंट को हम ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते. दीज आर कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट कि हमको चाहिए रिसोर्सेज लेकिन हम ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते. इनका सिंथेसिस होगा और आइडियाज़ आएंगे. सस्टेनेबल मोड ऑफ प्रोडक्शन, सस्टेनेबिलिटी का आइडिया आया, राइट. इको टूरिज्म. ठीक है. सारा ग्रीन मिशंस जितने भी हैं, ऑल ऑफ दिस इज व्हाट, सिंथेसिस ऑफ dialectics of nature only, right? Now let's talk about some later thinkers. अच्छा, ये later thinkers जो हैं, I'm not teaching you this. इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऐसे पढ़ाने लायक है. ठीक है. लिखा हुआ है वो पढ़ लो, और वैसे भी ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. दिस इज योर ब्राउनी मटीरियल, ब्राउनी पॉइंट्स जिससे तुमको मिलेंगे. ठीक है. रीड दिस, वेरी इजी, कुछ भी नहीं है इसमें. ठीक है. चलो एक बार बेसिक बता देती हूँ यार, मुझे अच्छा नहीं लगता है छोड़ते हुए. लेनिन एंड इम्पीरियलिज्म. लेनिन का थे, ही वॉज द मार्क्सिस्ट लीडर ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन. सब जानते हो लेनिन को तो. प्लीज़ अगर लेनिन नहीं जानते हो तो जानो, जाके रिसर्च करो, जो भी पढ़ना है पढ़ो, बट लाइक यू शुड नो हु लेनिन इज. ठीक है. हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इम्पीरियलिज्म. लेनिन ने हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म को अप्लाई करा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इम्पीरियलिज्म. इन्होंने क्या आर्ग्यू करा, दैट इम्पीरियलिज्म एक स्टेज ही है कैपिटलिज्म का. एंड बेसिकली व्हाट इम्पीरियलिज्म इज डूइंग इज इट इज इंटेंसिफाइंग द कॉन्ट्राडिक्शंस विद इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम. क्या कर रहे हो, बेसिकली आप इनइक्वालिटीज को इंटेंसिफाई कर रहे हो बिटवीन द वर्कर क्लास एंड द कैपिटलिस्ट क्लास. एंड दैट देयरफॉर इट इज heightening it is heightening, क्या बोल रहा हूँ, it is increasing the class struggle on a global scale. Second is Gramsci. इसको कैसे pronounce करेंगे I don't know. Gramsci, please, I'm bad at pronunciation, bear with me. And cultural hegemony. तो एंटोनियो ने क्या बोला, इनका फर्स्ट नेम ले लेते हैं बिकॉज I don't know how to pronounce this, I'm sorry. एंटोनियो का कॉन्सेप्ट था of cultural hegemony. As discussed in his book Prison Notebooks, it examines the role of ideology in maintaining class domination. एक आइडियोलॉजी मेंटेन करती है क्लास डोमिनेशन को, सुपर स्ट्रक्चर. ये वाली आइडियोलॉजी थी, इन्होंने डिसाइड किया इनको निकाल लेंगे यहाँ से और इस वजह से मेंटेन करेंगे. कोई भी आइडियोलॉजी आती है, फ्यूडलिज्म थी. दे बिलीव्ड कि हाँ ठीक है, हमको इस तरीके से लैंड के ऊपर, इनके ऊपर काम करना है और हमको इनको सर्व करना है एंड वी गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट. वर्कर्स बिलीव कि हमको हमारा जो लेबर है वो सेल करना है, हमको वेजेस मिल रहा है, कुछ एक्सचेंज में मिल रहा है, वी हैव टू डू इट. तो देयर इज सम आइडियोलॉजी जो कि डोमिनेट करती है, और उस वजह से ही जो आइडियाज़ होते हैं, जो क्लास डोमिनेशन होता है वो एग्जिस्ट करता है. अब ये जो आइडियोलॉजी है ना, ये लुइस अल्थुसर ने भी इसी चीज़ का बोली, ये आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस होते हैं. और इनकी एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे कि कल्चर हो गया, जैसे कि एडुकेशन हो गया, जैसे कि मीडिया हो गया. ये सब अगर आपको बता रहे हैं कि तुमको इस तरीके से एक्ट करना है, यू स्टार्टेड एक्टिंग दैट वे. और ये कंट्रोल में किसके होते हैं, द वन हु इज़ इन पावर. किनकी कंट्रोल में होते हैं, हैव्स के कंट्रोल में, राइट. चलो लेट्स मूव ऑन टू द कंटेम्प्रेरी फॉर्म ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म. अब इसमें कुछ नहीं है, एग्जाम्पल्स दिए मैंने कि आज के ज़माने में भी तुम कैसे सोच सकते हो कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म रेलेवेंट है. ग्लोबल कैपिटलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म, इंटरसेक्शनैलिटी एंड आइडेंटिटी. अब देखो हर एक चीज़ में तुमको एक ही चीज़ सोचनी है. जब भी मैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात कर रही हूँ, तुमको सोचना है कि मैं हिस्ट्री से मटेरियलिज्म ट्रेस कर रही हूँ और कैसे ये जो चीज़ें हैं ये आज भी मैं देख रही हूँ
तो ये कहीं से ट्रेस होता हुआ आ रहा होगा, कैसे इसके अंदर थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस हो रहा होगा, और कैसे कैसे नए मोड्स ऑफ प्रोडक्शन आ रहे होंगे। दिमाग नहीं भी चल रहा है तो चलाओ। देखो इसके अंदर से ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये तुम इजीली लगा सकते हो, इजीली, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये टर्म्स क्या हैं। यू जस्ट हैव टू थिंक। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो अगर नहीं समझ में आ रहा होगा। इफ़ यू कांट फिगर इट आउट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। वो भी मुझे बता देना कि मैम आई कांट फिगर दिस आउट कि कैसे ये रिलेटेड है, ठीक है। एनवायरमेंटल क्राइसिस एंड इकोलॉजिकल मार्क्सिज्म, ये मैंने बताया ही है अभी कैसे डायलेक्टिक्स ऑफ नेचर क्या होता है। आइडियोलॉजी एंड कल्चरल प्रोडक्शन हमने कराई था, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, है ना, वही चीज़ है। सोशल मूवमेंट्स एंड रेजिस्टेंस, ये भी तो यही होता है। सोशल मूवमेंट्स होते हैं क्यों हैं बेसिकली, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। अब ये मैंने गलती से जो पार्ट है ये E.1, E.2, E.3, E.4 और E.5 है, ठीक है। ये इधर आना चाहिए था, तो अगर मैंने यहाँ पे भूल से अगर ऐसे लिख दिया है तो प्लीज़ इसको इसके नीचे लिख लो। ये इसी के एग्जाम्पल्स हैं, देयर इज़ नथिंग न्यू इन दिस। फिर मैंने कुछ इंडियन थिंकर्स मेंशन करे हैं जस्ट इन केस यू वांट टू कनेक्ट दिस आइडिया टू दिस। इसके अंदर कुछ भी नहीं है पढ़ाने लायक, दैट इज़ वाई विल नॉट बी वेस्टिंग योर टाइम। देखो मैं अभी भी वीडियो को और लंबा कर सकती हूँ इन टीचिंग थिंग्स दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आई कट इट शॉर्ट। मुझे पता है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ पढ़ना, मतलब पढ़ाना ज़रूरी है, पढ़ना तो ये भी ज़रूरी है, ये मिस आउट मत कर देना। एक्स्ट्रा चीज़ें मैं इसलिए दे रही हूँ जिससे यू राइट बेटर आंसर्स, बट क्या चीज़ समझने के लिए ज़रूरी है वो मैं ऐसे बता रही हूँ। चलो वी आर डन विद वन थ्योरी, उसका क्रिटिसिज्म हमने नहीं करा है, ठीक है। दिस इज़ अ पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। क्रिटिसिज्म हमने नहीं करा है, क्रिटिसिज्म हम करेंगे, बट यू विल बी डूइंग दिस फर्स्ट। इसे सोचना आएगा, क्योंकि हर थ्योरी हो सकता है कोई ऐसी थ्योरी आ जाए जो तुम बेसिकली गेस कर पाओ, लेकिन उसका क्रिटिसिज्म सोचना ही नहीं आता हो। हर चीज़ पढ़ी हुई होना ज़रूरी नहीं होता है, अक्ल भी तो लगाओ, सोचो क्या क्रिटिसिज्म है। अगर ये कुछ बोल रहा है तो क्या ये चीज़ सही है। अगर मार्क्स बोल रहा है कि इकोनॉमी सब कुछ डिटरमाइन करती है, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म होता है, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जो रियलिटी है वो इकोनॉमिक है नेचर में, मटीरियलिस्टिक है नेचर में, तो क्या ये सही है। जस्ट थिंक, उसने कुछ बोल दिया वो तुमने मान लिया, अच्छी बात है, हाँ भाई ये बातें तो सही बोल रहा है, बट देन बी द डेविल्स एडवोकेट। जो डायलेक्टिक्स का थियोरी है वो रियल लाइफ में भी यूज़ करो, ऐसी मेथड ऑफ रीजनिंग यूज़ करो कि तुम खुद भी डेविल्स एडवोकेट हो। तुम थीसिस देखो, चलो मार्क्स ने जो बोल दिया उसको तुमने थीसिस मान लिया, तो तुम एंटी थीसिस भी सोचो कि उसका उल्टा सच है क्या। कोई भी जो स्टेटमेंट मार्क्स दे रहा है उसको बोलो ये सच है क्या, ऐसा नहीं हो सकता क्या। मोस्ट प्रोबेबली यू विल कम अप विद योर ओन क्रिटिसिज्म्स ऑफ द थ्योरी, और वही क्रिटिसिज्म थिंकर्स ने दिए होंगे, ठीक है। चलो वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट क्लास, लेकिन अभी तुम सोचोगे। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मार्क्स ने दिया, वो है मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। अब मोड्स ऑफ प्रोडक्शन अभी हम यहाँ से वी विल ब्रीज थ्रू बहुत जल्दी क्योंकि हमें कर चुके हैं। डेफिनेशन, मोड ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है, तरीका ऑफ प्रोडक्शन, राइट, ये तो पढ़ा हमने। इट इज़ अ स्पेसिफिक वे इन विच सोसाइटी ऑर्गेनाइजेस प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दास कैपिटल बुक में इन्होंने मेंशन करा मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, और इन्होंने इधर इसी बुक में 5 मोड्स ऑफ प्रोडक्शन मेंशन किए जो कि हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। अब देखो ये कॉमन फीचर है किसी भी मार्क्स के मोड ऑफ प्रोडक्शन के। पहली, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म ट्रेस होगा, ठीक है, क्योंकि एमओपी थ्योरी इज ग्राउंडेड इन हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। बेसिकली क्या बोल रहा है ये चीज़, that there is a role of economic systems in influencing class structures, powers and dynamics, ठीक है। materialistic economic determinism, यहाँ पे historical materialism नहीं भी लिखो तो economic determinism लिख दो, ठीक है। then we talk about class struggle, throughout history ऐसा हुआ है, class struggle सबसे important driving force रहा है to bring a social change forth, right। तो वही चीज़, ये चीज़ सेंट्रल थीम यही रहेगी। एक क्लास जो है वो एक्सप्लॉइटेड रहेगी, वो स्ट्रगल करेगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा और सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। देन डायलेक्टिकल चेंज आएगा, ठीक है, वही चीज़, क्योंकि क्लास स्ट्रगल होगा तो इट विल लीड टू डायलेक्टिकल चेंज विच विल इन टर्न लीड टू सिंथेसिस, थीसिस, एंटीथीसिस एंड डायलेक्टिकल चेंज। सिंथेसिस हो गया और सिंथेसिस से नया आइडिया आ गया, जैसे कि हम चले थे प्रिमिटिव कम्युनिज्म से स्लेव सोसाइटी की तरफ, उससे फ्यूडलिज्म की तरफ, उससे कैपिटलिज्म की तरफ, उससे मार्क्स बोलते हैं कि सोशलिज्म की तरफ जो कि टेम्परेरी स्टेज है, एंड देन कम्युनिज्म की तरफ। यही तो है मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और इसी के थ्रू तो हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन हो रहा है। हमने ये भी पढ़ लिया कि हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन मार्क्स का जो है वो मार्क्स बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है हमेशा लीनियर हो, ऐसे भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है हमेशा
पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है. वी हैव डन ऑल ऑफ दैट. अब 5 मोड ऑफ प्रोडक्शन में से तुम्हें बता ही चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे मेंशन्ड है. इसके अंदर अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि पढ़ने लायक है, लेकिन मैं जल्दी बता देती हूँ. नाउ यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली. देखो, हमने पढ़ा मोड ऑफ प्रोडक्शन. मोड ऑफ प्रोडक्शन में 2 चीज़ें थी, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी थी, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन. फोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या थे? टूल्स, मशीनरी हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है. रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या हुए? क्लास रिलेशंस, राइट. ये चीज़ें थी. अब देखो, प्रिमिटिव कम्युनिज्म या फिर कम्युनलिज्म बोलते हैं, कौन सी सोसाइटी है? ये बेसिकली अर्ली ह्यूमन सोसाइटी है. इसको हम हंटर गैदरर या ट्राइबल सोसाइटी भी बोल रहे हैं. इसके अंदर लोग क्या छोटे नोमैडिक ग्रुप्स में रहते थे. जो सारी रिसोर्सेज थी वो सब लोग ओन करते थे. तो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तेरी प्रॉपर्टी, सबकी प्रॉपर्टी है. एक ही प्रॉपर्टी जितनी भी है सब लोग ओन करते हैं. तो इस वजह से कोई क्लास डिस्टिंक्शन नहीं था, कोई हायरार्की नहीं थी, ठीक है. अब देखो, दोबारा बुक्स मेंशन्ड है, यू नीड टू रिमेंबर देम, आई एम नॉट मेंशनिंग इट. तो यहाँ पे क्या है? कम्युनल ओनरशिप एंड सोशल इक्वालिटी. यहाँ पे अब देखो, यही रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है ना. सब लोग इक्वल हैं, क्लासेस ही नहीं है. तो देयर इज बेसिकली अभी इसके अंदर कोई सोशल हायरार्की नहीं है, ठीक है. धीरे धीरे लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हुई? इसके अंदर ऑब्वियसली बात है, नॉन एलिनेटेड लेबर हो गया, क्योंकि सब लोग जो भी लेबर कर रहे हैं उस हिसाब से उनको मिल रहा है, क्योंकि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. लिमिटेड प्रोडक्टिव फोर्सेस इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुआ है. प्रोडक्टिव फोर्सेस लिमिटेड है, पॉपुलेशन भी लिमिटेड है, लेबर भी लिमिटेड है, और जो और प्रोडक्टिव फोर्स, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है, ये सब भी लिमिटेड है, ठीक है. लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या होने लगा? इमर्जेंस ऑफ सोशल हायरार्कीज, चाहे से वो एज के बेसिस पे हुई, चाहे से कुछ ट्राइबल लीडर्स जो कि ज़्यादा वो थे, पावरफुल थे, उन लोगों ने ज़्यादा प्रोडक्शन हड़प लिया. ज़मीन नहीं, प्रोडक्शन हड़प लिया. ज़मीन यहाँ पे आएगी नहीं, फ्यूडलिज्म वाले कॉन्सेप्ट में ज़मीन इंपॉर्टेंट हुई, ठीक है. अभी ज़्यादा प्रोडक्शन हड़प लिया, ठीक है. तो सोशल हायरार्कीज वाज फॉर्म्ड. अब यही तो हुआ, ये फिर कॉन्ट्राडिक्शन होगा, क्लास स्ट्रगल होगा, क्लास स्ट्रगल से सिंथेसिस होगा, थीसिस ये था, ये एंटी थीसिस हुआ, इससे सिंथेसिस हुआ, आई स्लेव सोसाइटी, ठीक है. ऐसे ही हर जगह चलते जाएगा. ये थीसिस है, ये एंटी थीसिस हुआ, ये सिंथेसिस हुआ, ये थीसिस है, ये एंटी थीसिस हुआ, आगे सिंथेसिस होगा. थ्रू आउट द हैंड आउट इट वर्क्स. मतलब ये पूरे हैंड आउट में वाले पेज पे ऐसे ही वर्क करेगा. हर एक हैंड आउट के पेज पे ये सारी चीज़ें रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है. इधर मास्टर स्लेव, ये रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है. एक मास्टर है, एक स्लेव है, यही तो है क्लास इसके अंदर. फ्यूडल हायरार्की एंड लैंड ओनरशिप, यही तो है इसके अंदर भी क्लास. तो ये रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है कि एक तो फ्यूडल लॉर्ड होगा, एक सर्वडॉम होगा, है ना. इसके अंदर कैपिटलिज्म में देखिए तो प्राइवेट ओनरशिप एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन, मतलब कैपिटलिस्ट होगा जो कि बुर्जुआजी है, और प्रोलेटेरिएट होगा जो वर्क क्लास है. यही रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है. सोशलिज्म में दोबारा कलेक्टिव ओनरशिप आ गई, तो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन ये हो गया. समझ में आ गया हर एक मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है. हर एक मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, वो क्या हुए. जैसे कि सपोज करो इसके अंदर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ, बेसिक, जो कि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, टूल्स लिमिटेड टूल्स, लिमिटेड प्रोडक्टिव फोर्सेस. इसके अंदर हमारे पास सरप्लस प्रोड्यूस होने लग गया है, तो हमारा फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर वी हैव सरप्लस प्रोडक्शन बाय स्लेव्स, ठीक है. एंड हमारा टूल्स का थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, ठीक है. एग्रीकल्चर थोड़ा बढ़ता है, तो ये हो गया हमारा फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन. यहाँ पे फ्यूडलिज्म में सोचोगे तो उसके बाद लैंड आ गया एज फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि लैंड की इंपॉर्टेंस बढ़ गई. कैपिटलिज्म में देखोगे तो फैक्ट्रीज, मशीनरी, ये हो गया फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है. तो इस तरीके से हर एक के अंदर तुम फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन भी डिटरमाइन कर सकते हो. और जितने भी पॉइंट्स हैं, दीज आर वेरी बेसिक, ईजिली समझ में आ रहे हैं. आई विल नॉट बी डिस्कसिंग दिस अगर कुछ समझ में नहीं आए. बट एक होमवर्क है जो मैं सजेस्ट करूँगी, यू विल डू इट. नीचे कमेंट सेक्शन में नहीं करोगे, ये तुम अपने हैंड आउट में करोगे. क्या करोगे, इन सारे के अंदर अगर तुमको एक बेसिक लाइन इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखनी है, तो यू विल राइट इट हियर, राइट हियर, यहाँ पे, और लिखोगे ये चीज़ कि भाई अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्लेव सोसाइटी है, तो यहाँ पे सोशल हायरार्की एंड स्ट्रैटिफिकेशन हो रहा है, ठीक है. तो कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो मास्टर है और स्लेव है उनका रिलेशन क्या है, क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, ये एक लाइन के अंदर यू विल राइट इट. कि अगर कभी डिस्क्राइब करने को आ जाए, जो कि आएगा नहीं वैसे, कि हाँ भाई इसका ये डिस्क्राइब करो, ये बेसिक पॉइंट्स ही जो आएगा, इससे ज़्यादा तुम लिख नहीं सकते हो एक आंसर में, पर फिर भी यू विल राइट हियर ऑन योर ओन, ठीक है. दैट इज़ इट for today's class. We are done with the handout. This was a long class, I know, but this is going to reap a lot of
बेनिफिट फॉर यू इन द फ्यूचर अगर तुमने ठीक से कराए तो. ठीक है, अभी स्टोरी को याद रखना, राम को याद रखना, मार्क्स को याद रखना, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.